प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी का जो है पहला यूनिट स्टार्ट किए थे, है ना, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा टॉपिक था प्रोटीन और तीसरा टॉपिक हमारा था लिपिड्स के बारे में। और आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो न्यूक्लिक अम्ल है, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्या है, एक महत्वपूर्ण जीव अणु है। ठीक है, और ये जीवों को क्या करता है, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, स्थानांतरित करता है। बोला कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या है, एक जीवित कोशिकाओं में क्या है, पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जीव अणु है। और ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है ना, क्या करता है, स्टोर करता है, यानी संग्रहित करता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपका पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है भाई, स्थानांतरित करता है, यानी ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हमारा क्या था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपका आ जाता है डीएनए और दूसरा आ जाता है आरएनए। देखो डीएनए आरएनए क्यों बोला, जैसे कि आप लोगों ने गांव घर या शहरों में सुने होंगे कि कोई पंचायती में या कोई कोर्ट में आप लोगों ने ये सुना होगा, कोई एक पेरेंट्स है, कोई एक यहाँ पर एक पिता है। ठीक है, ये उसका बच्चा है। ठीक है, इस पिता जो है वो बोला कि ये हमारा बच्चे नहीं है। ठीक है, ये मतलब अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो पता नहीं चलेगा आगे जो पर्सन है, यानी जो पंचायती कर रहे हैं, जो गांव समाज के लोग हैं, चाहे या कोर्ट में अगर, तो उसको तो पता नहीं है कि इसका बेटा है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका डीएनए टेस्ट करवाएगा, है ना। उसका क्या होगा, बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा और गार्जियन का यानी पेरेंट्स का क्या होगा, डीएनए टेस्ट होगा। तो अगर दोनों का डीएनए सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो यानी इसका बच्चा यही है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि इसका बच्चा है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर क्या बोला भाई कि न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए ही दिए, डीएनए आरएनए, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड का खोज। तो न्यूक्लिक एसिड का खोज जो है वो कौन किया था? न्यूक्लिक एसिड का खोज जो है स्विस का एक जीव वैज्ञानिक, स्विस का एक वैज्ञानिक थे, है ना, स्विस का एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है फ्रेडरिक मैसर, यानी फ्रेडरिक मिसर। फ्रे लिख देते हैं यहाँ पर, FRIEDRICH, फ्रेडरिक मिसर, MIESER, मिशर, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का खोज किया, न्यूक्लिक एसिड का खोज कौन किया? तो फ्रेडरिक मिसर ने किया। कब किया? तो 1869 में। कब किया भाई? 1869 में खोज किया न्यूक्लिक एसिड का। और खोज होने के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सफेद रक्त कोशिकाओं के न्यूक्लियस से एक पदार्थ अलग किया। न्यूक्लिक से क्या किया? एक पदार्थ को अलग किया, जिसे उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियन कहा। ठीक है, फिर बाद में उसको क्या बोला, बाद में इसे क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड कहा गया। ठीक है, सिंपल से यहाँ बात है कि न्यूक्लिक एसिड का खोज कौन किया भाई? तो न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया। यहाँ पर नहीं लिखा गया है न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया, यहाँ पर छूट गया है टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया। कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो स्विस का वैज्ञानिक थे। और कब किया? तो 1869 में किया। कब खोज किया? 1869 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसको क्या किया? सफेद रक्त कोशिकाओं के न्यूक्लियस से एक पदार्थ को क्या किया भाई? अलग किया, जिसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियन रखा। और बाद में इसको क्या बोला? इसको बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा।
ठीक है। अब हमारा आता है लेटर डिस्कवरी, यानी न्यूक्लिक एसिड खोज, न्यूक्लिक एसिड के खोज होने के बाद जो खोज हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम यहाँ दिया गया फेबस लेवन ने जो खोज किया, वो क्या चीज़ खोज किया, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेट के बारे में। दूसरा वैज्ञानिक जेम्स वास्टन और फ्रेनिक क्रीक ने क्या खोज किया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया। कब किया, तो 1853 में किया। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन यानी परिभाषा की बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। परिभाषा को यहाँ पर देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसे जैव अणु है जो डीएनए आरएनए के रूप में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के रूप में कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा आनुवांशिकी सूचना को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है ना। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का परिभाषा था, है ना, परिभाषा है। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स बाय मोलिक्यूल्स present in cell as DNA and RNA that control heredity and protein synthesis, है ना। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन था, परिभाषा था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के घटक, न्यूक्लिक अम्ल के घटक के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इतना तो आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, है ना। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसन थ्री कॉम्पोनेंट्स, यानी बोल रहा है ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स थ्री कॉम्पोनेंट्स, यानी बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका आता है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा आ जाता है 5 कार्बन वाली शुगर, और तीसरा आ जाता है फास्फेट समूह। अगर इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट बराबर क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, बेस को मिलाएगा और शुगर को मिलाएगा, शुगर को और फास्फेट को मिला के क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अगर फास्फेट नहीं हो तो उसे क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर मान लो इसमें बेस मिला रहेगा और शुगर मिला रहेगा लेकिन उसमें फास्फेट नहीं मिला रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, है ना, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनिस बेस यानी नाइट्रोजनिस क्षार के बारे में। सबसे पहले अच्छे तरीके से जानकारी ले लेते हैं। नाइट्रोजन क्षार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इतना तो पता होगा। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आ जाता है प्यूरिन, दूसरा हो जाता है पायरीमिडीन। ठीक है, प्यूरिन में जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एडेनिन ए से होता है, एडेनिन होता है जिसको ए से सूचित करते हैं। दूसरा होता है ज्वानिन जिसको जी से सूचित करते हैं। दूसरा आ जाता है पैरीमेडिन, तो इसमें क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइटोसिन बोलते हैं, जिसको सी से सूचित किया जाता है। थाइमिन जिसको टी से सूचित किया जाता है, जो कि डीएनए में होता है। उसके बाद यूरेसिल यू जिसको यू से सूचित करते हैं, जो होता है आरएनए में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारी बारी आती है पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर के बारे में, पेंटोज शुगर जो होता है 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर में क्या होता है, 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है। पहला होता है डिऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है भाई, डीएनए में पाया जाता है। दूसरा क्या है, राइबोज शुगर जो कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड के प्रकार के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो डीएनए आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को बारी बारी से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डीएनए को देखते हैं। ठीक है, डीएनए को देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है भाई, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें जो होता है डीएनए जीवों की आनुवांशिकी जानकारी को क्या करता है, संग्रहित करता है। डीएनए जो होता है किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, ठीक है, कोई भी जीवों की क्या होता है, आनुवांशिक जानकारी को क्या करता है, संग्रहित करता है यानी स्टोर करता है। ठीक है, डीएनए निम्न स्थान पर पाया जाता है। डीएनए जो होता है बहुत सारे जगह पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया,
इन सभी जगहों पर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होती है। डीएनए की संरचना क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होती है। ये मॉडल क्या होता है, जेम्स, ये जो मॉडल होता है डबल हेलिक्स मॉडल जो है, ये मॉडल जेम्स वास्टन और फेरनिक क्रीक ने 1953 में दिया। डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था भाई, डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वास्टन और फ्रेनिक क्रीक ने दिया था। कब दिया था, तो 1853 में दिया था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। डीएनए का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा आ जाता है डीएनए दो पोलीन्यूक्लिक डीएनए क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। डीएनए क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। चेन मतलब क्या होता है, श्रृंखला होता है, इतना तो पता होगा। दूसरा है दोनों स्ट्रैंड्स स्पाइरल शेप में होता है। और तीसरा हमारा इसका फीचर क्या होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन होता है। इसमें क्या होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन होता है। चौथा हमारा आ जाता है नाइट्रोजन बेस के अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये हमारा था डीएनए का इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेस पेयरिंग रूल यानी बेस पेयरिंग नियम को बारे में जानते हैं। डीएनए में बेस सफिस तरीके से पेयर करते हैं, जैसे कि एडेनिन हो गया, एडेनिन हो गया, है ना। एडेनिन हो से क्या होगा, एडेनिन से बनेगा थाइमिन, उसके बाद एक जेनिन जिसको साइटोसिन चित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। ठीक है, इस नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल कहेंगे। अब हम डीएनए के बारे में जानेंगे, अब आरएनए के बारे में चर्चा करते हैं। आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, बहुत ही क्या करता है, बहुत ही भूमिका को निभाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी आरएनए के स्ट्रक्चर के बाद अगर बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइबोस शुगर रिप्रेजेंट होता है, यूरिसिल प्रेजेंट इंस्टेंट ऑफ थायमिन होता है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए यानी आरएनए के प्रकार। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है भाई, चलिए जानते हैं। पहला होता है एम आरएनए, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म अगर हम बात करें, फुल पूरा नाम बात करें तो पूरा तो मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए से जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन लेकर क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, पहला हम बात करते हैं एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए का पूरा नाम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर नाम से ही पता चल रहा है, मैसेज ये भेजता होगा। ये क्या करता है, डीएनए से जेनेटिक्स को क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। नाम से ही पता चल रहा है डीएनए क्या करता है, डीएनए से लेकर क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ तक जाएगा, राइबोसोम तक पहुंचाएगा। दूसरा हमारा आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इससे भी पता चल रहा है ट्रांसफर ही करता होगा ये। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। और तीसरा हमारा आ जाता है आरआरएनए, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसमें जो होता है राइबोसोम का मुख्य कॉम्पोनेंट होता है। क्या होता है, कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए में अंतर। ठीक है, इधर हमारा डीएनए है, इधर हमारा आरएनए है। डीएनए में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ राइबो शुगर होता है। और डीएनए में क्या होता है, हमारा जेनेटिक इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोरेज करता है। डीएनए का मुख्य काम क्या हो गया, डीएनए का मुख्य काम हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। और आरएनए का मुख्य काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अब हमारा है फाउंडेड मेनली इन न्यूक्लियस।
डीएनए में क्या होता है, फाउंडेड मेनली इन न्यूक्लियस, और आरएनए में होता है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, है ना, फाउंड मेनली इन न्यूक्लियस, और इसमें होगा फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का कार्य यानी न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला कार्य जो होता है इसका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा कार्य क्या होता है भाई, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। तीसरा कार्य क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और चौथा कार्य क्या होता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। और पांचवा कार्य होता है सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है, पहला हमारा है जेनेटिक ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है इवोल्यूशन में क्या करता है, इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, क्या हम बात कर किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और चौथा क्या हमारा बोल रहा है, मेडिकल रिसर्च में इसका क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए इससे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, कौन कौन से आया जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, डीएनए संरचना को समझाना है, डीएनए और आरएनए में क्या लिखना है, अंतर लिखना है, ये भी बता दिए हैं। आरएनए के प्रकार को बताइए, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और हमारा क्या था, टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार था। और चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना को लिखिए। और छठा क्वेश्चन क्या है, बेस पेयरिंग रूल। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लिए और यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।